ओके जी। शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर को, जो कि असल में बायोमोलिक्यूल्स या कह लीजिए कि केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन वाला पार्ट है। फुलझड़ी जब हम लोग चलाते हैं और जो हम लोग देखते हैं फुलझड़ी जलाते हुए, ये प्योर केमिस्ट्री है। जो आप ये बाहर छूटते हुए चीज़ें देख रहे होते हैं, असल में डिफरेंट काइंड के सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के एटम्स हैं जो हाई एनर्जी के साथ बाहर निकल करके आ रहे हैं। जो आप हीट महसूस करते हो, जो गर्मी निकल के आ रही है, ये एनर्जी है ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग अपने आसपास जो दिवाली के टाइम पटाखे फोड़ते हैं उसी में हमें केमिस्ट्री देखने को मिलती है। केमिस्ट्री तो हम हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी के लिए एक केमिस्ट्री का फाउंडेशन होना जरूरी है, जो कि आपका ये पहला लेक्चर है, फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर बायोलॉजी। देखिए, केमिस्ट्री की बातें हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हैं। ये कह लो कि आपका पूरा मेडिकल साइंस, और इसके अलावा जो भी हम कुछ देख रहे हैं अपनी इस धरती पर, चाहे वो सेल हो, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हो, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का आपस में इंटरेक्शन, कोई ऑर्गेनिज्म का जैसे कि आईज, या फिर पूरी बॉडी, अल्टीमेटली ये सब कुछ बना हुआ है छोटे छोटे एटम्स का। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल सेल के ऑर्गेनल ऑर्गेनल बनाते हैं सेल्स, और सेल्स जुड़ करके बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू जुड़ के बनता है एक ऑर्गन। जब ऑर्गन जुड़ता है तो फिर ऑर्गन सिस्टम तैयार होते हैं आपस में, और ऐसे सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जैसे कि हम। और हम जैसे जो बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन। और जब बहुत सारी स्पीशीज की पॉपुलेशन एक साथ होती है तो हम उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी। डिफरेंट काइंड की कम्युनिटी जितनी अवेलेबल है उन्हें बोलते हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को सबको जोड़ के बोल दे इकट्ठे तो ये है बायोस्फीयर, मतलब अपना ब्लू प्लैनेट। और जितना ऊपर तुम जाना चाहो इस हिरार्की में, इतना ही ऊपर आप जा सकते हो। तो जब भी हमने बात की है, ये असल में हिरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रॉम एटम टू द बायोस्फीयर। हम जब अपनी सेल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट तरह की हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। बी सेल्स, टी सेल्स, जिन्हें हम लोग कई बार प्यार से वाइट ब्लड सेल भी कह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स भी हैं। कहने को तो मैं हूँ, लेकिन मेरे शरीर के अंदर और तुम्हारे भी हजारों डिफरेंट टाइप की सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं, और ये कोऑर्डिनेशन केमिकल्स की वजह से है। वो बनी हुई भी केमिकल्स की हैं, और आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए भी वो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो मोर और लेस ह्यूमन बीइंग इज नथिंग एल्स बट क्लस्टर ऑफ एटम्स। तो पहला पार्ट अपना एटम का ही है। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि जितने एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, हर एलिमेंट का कोई ना कोई यूज हम कर रहे हैं आज की डेट में। और मैंने आपसे कहा भी है कि आपको ये पीरियोडिक टेबल याद करना है कम से कम 40 तक एज पर द सीरीज, और कुछ प्रॉपर्टीज भी अगर आप याद रख सको तो। जब हम लोग लिविंग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो लिविंग सिस्टम में जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पीरियोडिक टेबल एक साथ रिप्रेजेंट हो रहा हो। लेकिन जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में जहाँ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं स्टार्च, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में जानते हैं। इन्हीं से निकले हुए डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हमारे बहुत यूज़ के भी हैं, और काफ़ी सारे केमिकल्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। वैसे चाहे कैसे भी केमिकल्स हों, इन केमिकल्स का ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर वो अपने आप में बड़ा फैसिनेट करने वाला है। मतलब क्वेश्चन ये भी उठता है कि एटम्स कैसे जानते हैं कि उन्हें कैसे जुड़ना है, कि वो बड़े शानदार स्ट्रक्चर्स हमारी लाइफ में दिखा रहे होते हैं, जो आप जो भी अपनी आंखों से देख रहे हो लिविंग सिस्टम में, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो किसी प्लांट का टीएस हो, चाहे किसी एनिमल का टीएस हो। ये सब की सब चीज़ें अल्टीमेटली बनी तो एलिमेंट्स की है ना। हालांकि सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे लिए तमाम मतलब इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल कुछ पर्टिकुलर टाइप के एटम्स हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में से हमारे सिस्टम में बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेल की बात करूं तो सेल में मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आयंस हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, और अमीनो एसिड के अंदर जो एटम पाए जाते हैं या एलिमेंट्स कह लो, ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। सिमिलरली जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बने हुए मोनोसेक्राइड्स के, और मोनोसेक्राइड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। लिपिड्स, जिसमें फैटी एसिड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लिपिड्स के अंदर अल्कोहल भी पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ऑर्गेनिक ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि इथेनोलामीन, कोलाइन, फॉस्फेट ग्रुप्स। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
और न्यूक्लियोटाइड्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस अवेलेबल है। और इसके अलावा बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि हीम है, डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कलॉइड्स हैं। और एंड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस ही ज़्यादातर पाया जाता है। अब फिर कर लेते हैं बात पानी की। हमारी बॉडी का 70% भाग पानी है, और पानी में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब अगर इस पूरी शीट को देखो तुम, तो कुल मिला के कुछ गिने चुने टाइप के एलिमेंट हैं जिनसे हमारे सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हुए होते हैं। इंडियन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो आपके कुल मिला के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स आपके 96.5% है पूरी बॉडी का। बचा हुआ 3.5% में सब कुछ आता है। अब अगर इस ग्राफ में हम देखें तो ग्राफ में आपको ये लाल वाला बार जो ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गेनिज्म का है। ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। सेकंड नंबर पे जो परसेंटेज है अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी, ये कार्बन के लिए है और ऑक्सीजन के लिए है। तो अगर कल कोई सवाल पूछ ले कि ह्यूमन की बॉडी में या किसी लिविंग बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर है हाइड्रोजन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े होते हैं, मिट्टी, जिसे हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, यहां सबसे बड़ी मात्रा में है ऑक्सीजन। तो फिर सांस लेने में दिक्कत आए तो कभी मुंह में खूब सारी मिट्टी ठूस लो, बट उससे आप सांस ले नहीं सकते। हालांकि वो मोस्टली ऑक्सीजन है 50% के आसपास, बट ये ऑक्सीजन फ्री अवेलेबल नहीं है। ये सिलिका के साथ जुड़ी हुई है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो होते हैं, यही है आप जिसे मिट्टी के रूप में जानते हो। तो मोस्ट अबंडेंट अगर मैं एलिमेंट की बात करूं अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन, शरीर में तो हाइड्रोजन, और अगर मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल की बात करूं अर्थ क्रस्ट में, तो आंसर है सिलिकॉन ऑक्साइड। अब एटम की बात करते हैं। हर एलिमेंट, मतलब एक डेफिनेशन थी कि इस स्पेस में जो कोई भी चीज जगह घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर एलिमेंट्स का बना हुआ है। प्योर एलिमेंट को जब आप तोड़ते जाओ और लास्ट में किसी ऐसे पार्टिकल में पहुंचो जिसको तोड़ने पर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ना बचे, तब आप उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट को आप एटम कहते हो। एटम में बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जिनका प्लस चार्ज होता है, और साथ में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिनका चार्ज है 0, न्यूट्रल। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। जैसे ये डायग्राम आपके सामने एक एटम का है। जो ये ब्लू वाला स्फीयर एरिया दिखाई दे रहा है आपको धुंधला, ये वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। जो असली न्यूक्लियस है वो केवल यहाँ बीच में जरा सा न्यूक्लियस अवेलेबल है। बेशक यहाँ डायग्राम की जो लिमिटेशन है कि कितना बड़ा डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, उस लिमिटेशन की वजह से आपको फर्क दिखाई दे रहा, लेकिन इतना जान लो कि अभी जो एक गुजरात में क्रिकेट का स्टेडियम ओपन होने वाला है कुछ वीक्स के अंदर, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, उस स्टेडियम के बीचों बीच अगर मैं एक मटर का दाना रख दूं, तो पूरा स्टेडियम एटम है और वो मटर का दाना उस एटम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत छोटी स्पेस में होता है। अंदाजा भी लगा सकते हो कि भाई 10⁻⁻10 मीटर की इसका एरिया है, मतलब जो इसका डायमीटर है एटम का। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर केवल 10⁻⁻15 है, बहुत कम। और इसी के अंदर न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन है जो प्लस चार्ज के हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा कि ये एटम कौन सा है। हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल केमिस्ट्री की टर्म्स पढ़ रखी हैं पहले से, जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास, आयंस, आइसोटॉप्स, एटॉमिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और लास्ट में रेडियो एक्टिविटी। ये ऐसी कॉमन टर्म्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए और जो हमारे एग्जाम में और आगे आने वाली पढ़ाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, मैं एक एक टर्म बोलता जाऊंगा। अगर ये टर्म आपको नहीं पता है तो आप माइक ऑन करोगे, ठीक है, अपना नाम बोलोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टर्म नहीं पता, मुझे डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट।
मॉलिक्यूलर मास? पता नहीं सर, सुनील बोल रहा हूँ। फॉर्मेट है नाम आपका? सुनील। सुनील। सुनील, मॉलिक्यूलर मास। देखिए, जब हम लोग अकेले एक एटम की बात कर रहे हैं तो ये एक एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन। अब मैं कहूं कि इस एक एटम में एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक, नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक, तो मैं कहूंगा कि इसका एटॉमिक नंबर है 1। अब कहता हूं मैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब है कि इस एटम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको जोड़ करके वजन कितना है। तो हाइड्रोजन एकमात्र एलिमेंट ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता, तो इसमें केवल एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का वजन है 1 डाल्टन का, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसका वजन बहुत 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 कम है, इतना कम कि इसे हम काउंट भी नहीं करते, नेग्लिजिबल। तो इसलिए इस हाइड्रोजन का जो वजन हो जाएगा टोटल वेट, जिसे आप एटॉमिक मास भी कह सकते हो या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, ये है 1 डाल्टन। तो इसलिए इसका ये भी 1 है। जब मैं कहता हूं मोलिकुलर मास, तो मॉलिक्यूल का मतलब है कि मैं एक एटम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मोर देन 1 एटम अवेलेबल है जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, एच जुड़ा हुआ है ओ के साथ, ओ जुड़ा है एच के साथ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। लेकिन ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं या ज्यादा होते हैं? एनीवन? अगर पीरियोडिक टेबल याद छह किया ही। तो 8 है। छह ही एट। होते हैं। एट। 8 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का वजन है 1 डाल्टन एक प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का भी वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगर मैं वजन की बात करूं तो ये है 8 डाल्टन, ये है 8 डाल्टन। तो एटॉमिक नंबर तो 8 ही है इसका, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जो इसका एटॉमिक वेट है वो इन दोनों को जोड़ करके 16, तो ये 16 है। हाइड्रोजन जो यहां पे रखा हुआ है इसका अगेन एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है। अब जो ये पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर मैं वेट की बात करूं या मास की बात करूं तो ये है 1 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि 18। अब क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल था जिसमें 3 एटम्स जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, मॉलिक्यूल आप हमेशा उसी को बोलोगे जिसमें डिफरेंट एटम्स, मोर देन वन एटम्स, मोर देन वन, चाहे 2 हो चाहे 1000 हो। तो एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन एटम्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये नमक है। NaCl आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े हुए होते। Na पर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो एटम्स या आयंस, एटम्स नहीं बोलेंगे हम आयंस बोलेंगे जिन पर चार्ज लगा होता है, जो आयंस आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल नहीं कहते, उन्हें सॉल्ट कहते हैं। एनीवे, तो आयंस, आयंस जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे कि सोडियम। सोडियम पर जब हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहां कभी कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन सोडियम में 11 है इलेक्ट्रॉन। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, मतलब किसी और को दे सकता है, और उस टाइम इस पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो चार्ज आएगा पॉजिटिव का, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो चार्ज आएगा नेगेटिव का। तो अब ये था सोडियम एटम, और अभी ये है सोडियम आयन, Na पॉजिटिव आयन, एक कटायन है। तो आयंस पॉजिटिव चार्ज वाले कटायन होते हैं और नेगेटिव चार्ज वालों को एनायन कहते हैं। जैसे कि हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले, और क्लोरीन ये लेकर के Cl नेगेटिव बन जाए। तो जब तक चार्ज नहीं था इसके ऊपर, ये क्लोरीन एटम था। चार्ज लेने के बाद में ये क्लोरीन आयन बन चुका है, और वो भी अनायन। तो ये थी आयंस की स्टोरी। आइसोटॉप्स, एनीबॉडी, कोई इशू है तो? याद रखना, अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछते तो मैं ज्यूम कर लूंगा, तुम्हें पता है। एटॉमिक रेडियाई, वंडर वॉल रेडियस, बॉन्ड लेंथ,
सर वंडरवॉल रेडियस बता दो थोड़ा सा। सुनील। हाँ सुनील, तुमने कभी सुनील वो देखा है जो महान लोग होते हैं, कहीं उनके फोटोग्राफ वगैरह हो भगवान जी के या किसी महापुरुष के, तो अक्सर ये दिखाया जाता है कि जो उन महापुरुष जी का फोटोग्राफ है उसके चारों तरफ एक तेज दिखाया जाता है, तेज, एक उनका इन्फ्लुएंस एरिया। तो अगर आप गरम तवे को देखो, गैस के ऊपर गर्म तवा रखा हुआ है, तो बिना तवे को टच करे भी आप उसकी गर्माहट को फील कर सकते हो। या फिर किसी अंधेरे जगह में कोई एक कंटेनर है जो हॉट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट आप भी उस कंटेनर के पास तक पहुंच करके हीट को फील करके बोल सकते हो कि भाई देयर इज अ कंटेनर। तो उसकी हीट कहां तक फील कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि हीट कितनी ज़्यादा है। हर एक एटम, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स का बना होता है, तो इसके चार्ज को फील किया जा सकता है थोड़ा दूर से। वो जो डिस्टेंस है कि कहां तक हम उसके चार्ज को फील कर सकते हैं सरफेस से उस वहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस। इस एरिया में एक्चुअली में इस एटम का कोई फिजिकल कंपोनेंट है नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन है उस एटम के यहाँ पे, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन, ये ब्लैंक एरिया है, बट फिर भी इस एरिया में इसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर से दूरी है उसकी इन्फ्लुएंस एरिया की, एटम के फिजिकल बाउंड्री से बाहर, इसको बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस। बॉन्ड लेंथ, Hello, sir. हाँ जी, Hello. Sir, atomic ready, please discuss. I am from Gita. एक तो ना जब मैं टर्म्स बोलता हूँ मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसी टाइम रिस्पॉन्ड करोगे, लेट नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा रॉकेट हाँ बनना है सर आपको। ठीक। एटॉमिक रेडियाई, जैसे ये मेरा एटम है, तो इसके बीच में से मैं इसके सरफेस पर जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ये है मेरा एटॉमिक रेडियाई। जो इसका इन्फ्लुएंस एरिया था बाहर और ज़्यादा, ये मेरा वंडरवॉल था। तो अब है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनाइजेशन एनर्जी, Sir, ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी। ओके। जैसे सोडियम बाबू के पास में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इनर मोस्ट जो उसके अंदर वाली जो शेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है उनके पास, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी दूं इसको, इस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जब किसी शेल में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए कैल्शियम की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर थर्ड आयनाइजेशन एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके। तो उसके लिए तो मुझे अब ओके जी। तो मान लीजिए कि 2 एटम है और उन दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। दिमाग में से कुछ एक बातें बाहर निकाल देना। एक ये आइटम होता है, एक ये आइटम होता है, फिर उन्होंने शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया। प्लीज ये काम मत करना, ये दिखाने के लिए अच्छा है लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी होती है कि एक एटम है नंबर 1 ये, दूसरा आइटम है ये नंबर 2, ये इसके न्यूक्लियस में मैंने नंबर लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको बाहर दिखाई दे रहा है सारा। तो ये जो लाल लाइनें हैं ये फिजिकल बाउंड्रीज हैं एटम की। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो शेयरिंग का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल करेगा एंड फिर वो दूसरे में भी ट्रैवल करेगा और फिर वापस अपने में ट्रैवल करेगा, तो दोनों में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन वो। तो इसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसका भी इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम का भी दोनों में ही ट्रैवल करेगा, इसे हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिजिकली टच होते हैं। तो जब हम लोग इस डायग्राम को दिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एक डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन।
ऊपर वाली डॉट मान लो 1 की, नीचे वाली डॉट मान लो 2 की, या वैसा वैसा कुछ भी कर लो, बट पॉइंट ये है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है एटम नंबर 1 एंड 2 के द्वारा। तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रति अफिनिटी जो इन एटम्स की है, जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, एटम नंबर 1 उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपने पास बुलाना चाहता है, एटम नंबर 2 उन्हें अपने पास कितना बुलाना चाहता है। तो ये इंडिविजुअल इन एटम्स की जो अफिनिटी है इन दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा शेयर्ड के लिए होती है। अगर ये सपोज ये तो शेयर्ड था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन एक यहां पे है किसी और एटम के पास, इससे ना 1 का कोई मतलब है ना 2 का कोई मतलब है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन फिर भी 2 को लालच आ रहा है उस वाले इलेक्ट्रॉन का, काश ये भी मेरे पास आ जाए वाले स्टाइल में। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन दिखाई दे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी दिखाई दे तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि जो एटम है वो डिके कर रहा है, एटम के जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, वो टूट रहे हैं और टूटते हुए किसी और पार्टिकल में या किसी और एनर्जी वेव में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। आमतौर पर आइसोटॉप्स ये काम करते हैं, और आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। इसलिए डिफरेंट आइसोटॉप्स किसी एक एलिमेंट के सबकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टिकी होती है, चाहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर नीचे हो जाए, बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो एटम विल बिहेव सेम केमिकली। कोई इशू यहां तक? नो सर। No, sir. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। No, sir. थैंक यू।